हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम। आज इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 7 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टेस्ट नंबर 7 जो आपका लगा है वो लगा है डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर का, जिसमें से एफ ब्लॉक तो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट में पूछे गए हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा एक तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है कोबाल्ट, दूसरा आपको दे रखा है आयरन, तीसरा दे रखा है मैग्नीज और चौथा दे रखा है क्रोमियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैग्नीज। देखिएगा बच्चों, जो कोबाल्ट होता है वो +2 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। आयरन जो होता है वो +2 से +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। मैग्नीज जो होता है वो +2 से +7, मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। और जो क्रोमियम है वो +2 से +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? मैग्नीज दर्शाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय है। तो देखिएगा, यदि किसी संक्रमण धातु के आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह अनुचुंबकीय होता है। और यदि संक्रमण धातु के आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित नहीं है, यानी सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, तो वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। तो आपको प्रतिचुंबकीय स्पीशीज पूछी है, तो आपको इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रतिचुंबकीय हो। हम बारी बारी प्रत्येक की बात करेंगे। सबसे पहले हम जिंक की बात करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, जिंक आपको जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था में दे रखा है। सबसे पहले आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s2। तो जिंक +2 का हो जाएगा 3d10। d10 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आप डी उपकोष में भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक +2 में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित हैं, है ना। सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, इसलिए जिंक +2 क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ए होगा। चलिएगा दूसरा ऑप्शन भी चेक करते हैं, Fe+2। तो देखिएगा बच्चों, Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d6 4s2। तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d6। 6 इलेक्ट्रॉन आप डी उपकोष में भरिएगा, हुंड एवं पाउली के नियमों का पालन करते हुए। तो देखिएगा हम बढ़ते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब Fe+2 क्या है, अनुचुंबकीय, है ना। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होते हैं तो वह स्पीशीज अनुचुंबकीय होती है। मैग्नीज +2 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 3d5 4s2। बाह्यतम कोष का लिख रहे हैं आप, आगे आर्गन भी लिख देना। Mn+2 का विन्यास हो जाएगा 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल जाएंगे, डी में 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 और 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 5। इसका मतलब यह भी एक क्या है, अनुचुंबकीय स्पीशीज है। चौथा देखिएगा Cr+3। तो Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पहले Cr का लिखिएगा 3d5 4s1। Cr+3 का हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन d से निकल जाएंगे। तो विन्यास बचेगा 3d
3 और 3 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर दीजिएगा, 1 2 और 3, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब यह भी एक क्या है, अनुचुंबकीय स्पीसीज। तो जिंक +2 एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जिंक +2। निम्न में से किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है? तो याद कीजिएगा, प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो मैग्नीज होता है उसका जो विन्यास होता है वो 3d5 होता है, 4s2 3d5 4s2, जो कि एक अर्धपूरित स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। टाइटेनियम का अर्धपूरित नहीं होता, ना पूर्णपूरित होता है। आयरन का भी अर्धपूरित या पूर्णपूरित नहीं होता, निकल का भी अर्धपूरित पूर्णपूरित नहीं होता, लेकिन मैग्नीज का क्या होता है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण से इसका जो आयनन विभव होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ पे मैग्नीज इसका आंसर होगा। इसमें अगर जिंक भी अगर ऑप्शन में होता तो फिर मैग्नीज उत्तर नहीं जाता, जिंक जाता, है ना, क्योंकि जिंक का पूर्णपूरित होता है ना। तो यहाँ पर जिंक तो है नहीं, तो उत्तर क्या जाएगा, मैग्नीज जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d1 to 10 ns0 या 1 या 2, है ना। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है और चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अगर पहला ऑप्शन आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो फिर आपको ये वाला मानना है, n-1 d1 to 10 ns 1 या 2, यानी दूसरा ऑप्शन तब सही होता है ना जब पहला ऑप्शन में नहीं होता। तो इस प्रश्न का फिलहाल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि S0 भी होता है और वो पैलेडियम में होता है। देखो अगला क्वेश्चन ये दिया है मैंने आपको, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो पैलेडियम जो होता है वो 46 नंबर पे आता है। पैलेडियम कितने नंबर पे आता है, 46 नंबर पे आता है। पैलेडियम 46 नंबर पे आता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा क्रिप्टॉन 36, तो क्रिप्टॉन हो गया 4d10 5s0, है ना, 4d10 5s0। तो याद रखिएगा पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। तो डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, है ना। 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा +2। क्वेश्चन नंबर 8, जिंक, कैडमियम व मरकरी संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहलाते हैं? तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा, वे डी ब्लॉक के तत्व जिनकी परमाणविक या किसी आयनिक अवस्था में अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक पाए जाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं, है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संक्रमण तत्व होते क्या हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है यदि उनकी परमाणविक या किसी आयनिक अवस्था में अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक उपस्थित हो, यानी उनमें D10 विन्यास नहीं होना चाहिए। कौन सी अवस्था में, या तो उनकी परमाणुक अवस्था में या उनकी किसी आयनिक अवस्था में। यदि हम जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो इन तीनों में D10 विन्यास होता है। कौन सा विन्यास होता है, D10 विन्यास होता है। जैसे मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का विन्यास है 3d10 4s2 और जिंक +2 का विन्यास होगा 3d10। तो परमाणुक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में देखो D10 विन्यास हो गया। कैडमियम की बात करें तो विन्यास होता है, कैडमियम का जो विन्यास होता है
वो होता है 4D10 5s2 और कैडमियम +2 का हो जाएगा 4D10। तो देखो इसकी परमाणुक और रासायनिक दोनों अवस्थाओं में क्या है, D10 विन्यास है ना, इसलिए ये भी एक संक्रमण तत्व नहीं है। यदि हम मरकरी की बात करें तो मरकरी का विन्यास होता है 5D10 6s2 और मरकरी +1 में पाया जाता है, तो 5D10 6s1 और मरकरी +2 में भी होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 5D10 हो जाएगा। तो परमाणुक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में D10 विन्यास होने के कारण यानी पूर्ण पूरित D कक्षक उपस्थित होने के कारण से जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जिंक कैडमियम एवं मरकरी में इनकी परमाणुक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में D10 विन्यास होता है, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। चलेगा, इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित धातु आयनों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित धातु आयनों का क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण। हाँ जी, देखिएगा, निम्नलिखित धातु आयनों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कोबाल्ट +3 का पूछा है, तो आप पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 3D7 4s2, तो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3D6, है ना। तो याद रखिएगा कोबाल्ट +3 का क्या होता है, 3D6 होता है। अब D6 हो गया, तो D6 का मतलब आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। अब चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर √n+2, है ना। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब n का मान 4 हो गया, 4 + 2, तो √4 4 + 2, 4 और 2 हो गए 6, 6 चौके 24, ये हो जाएगा √24 बोर मैग्नेटॉन, √24 बोर मैग्नेटॉन। और √24 का मान कितना होता है वो भी आप लिख सकते हैं, √24 होता है 4.89 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 4.89 बोर मैग्नेटॉन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला भाग देखिएगा इसका, Fe+2। तो पहले आप Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो 3D6 4s2, Fe+2 का हो जाएगा 3D6 D6 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, 4 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर तो वही आने वाला है फिर, √n+2 होता है फॉर्मूला याद रखना है, 4 + 2, ये √24 यानी 4.89 बोर मैग्नेटॉन। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आयरन, कोबाल्ट और निकल के आकार लगभग समान क्यों होते हैं। तो याद कीजिएगा, मैंने आपको परमाणुिक आकार पढ़ाया था डी ब्लॉक में, और मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणुिक आकार अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, कम होता है ना। प्रथम संक्रमण श्रेणी में यदि हम बात करें तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक आकार में कमी आती है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक आकार में क्या आती है, कमी, क्योंकि जेड इफेक्टिव का जो मान होता है वो सिग्मा से क्या होता है, ज़्यादा। फिर मैग्नीज से निकल तक आकार समान रहता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव लगभग बराबर हो जाता है किसके, सिग्मा के। और फिर कॉपर से जिंक तक आकार बढ़ता है, क्योंकि सिग्मा ज़्यादा होता है किससे, जेड इफेक्टिव से। तो ये जो आयरन, कोबाल्ट, निकल है ना, इनका आकार लगभग समान क्यों होता है, क्योंकि जेड इफेक्ट यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान सिग्मा यानी परिरक्षण प्रभाव के लगभग क्या होता है, समान होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा कि जिंक, आयरन, कोबाल्ट और निकल के आकार लगभग समान होते हैं क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव के लगभग क्या होता है, समान होता है, इसलिए इनके आकार लगभग क्या होते हैं, समान। अब हम बात करेंगे संक्रमण धातु, अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। संक्रमण धातुएं मिश्र धातु निर्माण की प्रवृत्ति रखती है, कारण बताओ। तो इसके दो कारण होते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, आप वो वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। कि एक तो इनका आकार लगभग क्या होता है, समान, याद रखना, लगभग समान आकार के कारण, लगभग समान आकार के कारण, और एक इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। तो ये याद रख लेना, आकार लगभग समान होता है और इनकी क्रियाशीलता लगभग क्या होती है, इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है ना। इसलिए ये मिश्र धातु निर्माण की क्या लगती है, प्रवृत्ति। जैसे पीतल है उसमें कॉपर और जिंक होता है, जर्मन सिल्वर है उसमें निकल कॉपर जिंक होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि लगभग समान आकार होने के कारण, पहला कारण, और दूसरा कम क्रियाशीलता होने के कारण। संक्रमण धातुएं, क्वेश्चन नंबर 12, संक्रमण धातुएं जटिल लवण निर्माण की प्रवृत्ति दर्शाती है, कारण बताओ, है ना। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति दर्शाती है, संकुल निर्माण की क्या दर्शाती है, प्रवृत्ति, इसके कारण बताओ। तो इसके 3 कारण मैंने आपको बताए थे। कितने कारण बताए थे, 3। नंबर 1, उच्च आवेश घनत्व, है ना, इसको डिटेल में मैंने समझा रखा है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखेंगे। उच्च आवेश घनत्व, परिवर्तनशील संयोजकता, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, दूसरा कारण, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा कारण मैंने आपको बताया था रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में जो धातु परमाणु होते हैं वो अत्यंत पास पास उपस्थित होते हैं। पास पास उपस्थित होने के बावजूद इनके बीच में खाली स्थान शेष रह जाते हैं, है ना। ये देखो, संक्रमण धातु के क्रिस्टल में जो धातु परमाणु है वो पास पास है ना, एकदम टच है, इनके आपस में क्या हो रखे हैं, टच। फिर भी इनके बीच में खाली स्थान रहेंगे जिनको क्या कहेंगे, अंतराकाशी स्थान कहेंगे, अंतराकाशी स्थान कहेंगे। इन खाली स्थानों को अंतराकाशी खाली स्थान कहा जाता है। इन अंतराकाशी स्थान में जब कोई छोटे आकार का अधातु परमाणु, छोटे आकार का कोई अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन या नाइट्रोजन आकर उपस्थित हो जाए तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, याद रखिएगा कैसे होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। एग्जाम्पल है Mn4n, Mn4n, एग्जाम्पल क्या है, Mn4n। और भी एग्जाम्पल बताए थे, TIC बताया था, एक बताया था VH.56, है ना। ये इसके क्या हो गए एग्जाम्पल, Mn4n, TIC, VH.56। इसके गुण भी आपको पढ़ लेने, मैं आपको याद करवा देता हूँ एक बार। ये अत्यधिक कठोर होते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, धात्विक चालकता उपस्थित होती है, और रासायनिक रूप से क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। अच्छा क्वेश्चन है, क्रोमियम +2 व Mn+3 दोनों का D4 विन्यास है। क्रोमियम +2 का और Mn+3 का दोनों का विन्यास क्या है, D4, जबकि Cr+2 तो अपचायक है, जबकि Mn+3 क्या है, ऑक्सीकारक। कारण बताओ। तो देखिएगा, क्रोमियम +2 जो होता है उसका विन्यास है D4 और ये ऑक्सीकृत होता है किसमें, क्रोमियम +3 में, जिसका विन्यास है D3। और D3 विन्यास जो होता है वो T2G3 विन्यास के संगत है।
D3 विन्यास T2G3 विन्यास के क्या हो गया, समान हो गया। या D3 विन्यास को हम T2G3 विन्यास कहते हैं और T2G अवधारणा के आधार पर ये अर्धपूरित विन्यास हो गया और अर्धपूरित होने के कारण ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। इसलिए Cr+2 जो होता है वो Cr+3 में ऑक्सीकृत होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचयक। इसलिए ये क्या है, अपचयक है। जबकि Mn+3 की बात समझ में आ गई। Cr+2 का विन्यास क्या है, D4। ये ऑक्सीकृत होगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा और ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, Cr+3 बनाएगा और Cr+3 का विन्यास क्या हो जाएगा, D3। D3 विन्यास T2G3 विन्यास होता है और T2G3 विन्यास है ना अर्धपूरित हो गया T2G अवधारणा के आधार पर, इसलिए क्या हो गया, स्थायी हो गया। इसका मतलब Cr+2 अपनी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था Cr+3 में जाएगा तो अपचयित होगा कि ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीकृत होगा और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचयक। इसलिए Cr+2 तो क्या हो गया, अपचयक हो गया। Mn+3 की बात करें तो Mn+3 का विन्यास भी क्या है, D4 है। ये होता है अपचयित, किसमें, Mn+2 में, और अपचयित होगा तो बताओ क्या बनाएगा, D5 विन्यास बनाएगा। Mn+3 से Mn+2 में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो D5 विन्यास बनाएगा और D5 विन्यास क्या है, स्थायी है और स्थायी विन्यास के कारण से Mn+3 किस में अपचयित होता है, Mn+2 में, और जिसका अपचयन हो वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है, स्कैंडियम के समस्त यौगिक रंगहीन होते हैं, कारण बताओ। देखो स्कैंडियम के जो भी यौगिक होते हैं वो S+3 ऑक्सीकरण अवस्था में बनते हैं क्योंकि स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, स्कैंडियम+3, और स्कैंडियम+3 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना। स्कैंडियम का विन्यास होता है 3D14H2 और स्कैंडियम+3 का होता है 3D0 और कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसके समस्त यौगिक क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इसको, और जो टेस्ट सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए चला रखी है वो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँचाइएगा ताकि कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी में सभी स्टूडेंट्स इसका लाभ प्राप्त कर सकें। चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।